नेतन्याहू व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले और प्रेस से बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हुई। ये दोनों नेता क्या छुपाना चाहते हैं? देखें बैठक के बाद नेतन्याहू ने शॉन हैनिटी से क्या कहा। ये शानदार था। ये हमारी अब तक की सबसे बेहतरीन बैठकों में से एक थी और मैं हमेशा, आप जानते हैं, मैं हमेशा हमारे तथाकथित आलोचकों को निराश करना पसंद नहीं करता, जो हमेशा कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं, हमारे गठबंधन में दरारें खोजते हैं और जो पाते हैं, जैसे आज वो एक ग्रेनाइट की दीवार पाते हैं। तुम जानते हो, हम नहीं चाहते कि तेहरान में ये कट्टरपंथी शासन परमाणु हथियार रखे ताकि धमकी दे सके। हर अमेरिकी दुनिया की शांति और इजराइल के अस्तित्व को धमका सके। इसलिए हमारा साझा लक्ष्य है और यह हासिल किया जाएगा या तो कूटनीतिक तरीकों से या अन्य तरीकों से। हम दोनों इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। दिलचस्प है कि नेतन्याहू ने तथाकथित आलोचक कहा, क्योंकि वे सिर्फ तथाकथित नहीं हैं, वे हमारे आलोचक हैं। और मुझे कहना होगा, उनके आलोचक जो इजराइल में हैं, मार्ट, वॉशिंगटन जाने से पहले वे बस खुशी से, आप जानते हैं, कह रहे थे यहाँ ट्रंप का नेतन्याहू से सब्र टूट चुका है। और वे कह रहे थे कि ट्रंप आलोचनात्मक थे क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कहा था। ट्रंप तो ट्रंप हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा। मुझे नेतन्याहू से ये जानने की जरूरत नहीं कि पिकैक्स माउंटेन पर क्या सामग्री है। कुछ वैसा ही वो सारा बीबी को छोड़कर कोई भी वाला खेमा इस पर टूट पड़ा और बोला अब वही दरार आ गई है जिसका सब इंतजार कर रहे थे। ये हास्यास्पद है। हम जानते हैं ट्रंप कैसे बोलते हैं। दूसरी बात, यहाँ तक कि ट्रंप ने भी मीटिंग के बाद उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि ये एक शानदार मीटिंग थी। अब फिर से हमें नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, पर हमें पता है कि वे वहाँ 1 घंटे 20 मिनट रहे, जो कि एक लंबी मीटिंग है। और हाँ, कमरे में और भी लोग मौजूद थे। और मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मुझे पता है कि बहुत सारी निराशा है कि हम फिर से पूर्ण पैमाने की सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं की है, खासकर जब से ईरान ने, ठीक उसी समय जब वो बैठक हो रही थी, ईरान ने हम पर हमला किया, हम पर, जॉर्डन में ठिकानों पर। तो मार्क, आपका क्या कहना है? तो सबसे पहले ट्रंप को न्यूयॉर्क पोस्ट में छपी एक खबर से थोड़ा बुरा लगा। मेरा मतलब लेख नहीं, बल्कि एक समाचार रिपोर्ट से, जिसमें कहा गया था कि नेतन्याहू उन्हें पिकैक्स माउंटेन पर नई जानकारी देने वाले थे। अब जिस किसी ने भी ये खबर लीक की, मेरा मानना है कि वो इजरायली था। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कोई भी राष्ट्रपति ये पसंद नहीं करता कि नेतन्याहू उनसे मिलने से पहले जो बात बताने वाले हैं वो अखबार में पढ़ ले, है ना? दूसरी बात, सहयोग अमेरिका और इजराइल के बीच खुफिया जानकारी साझा करना इतना घनिष्ठ, इतना करीबी और इतना सामान्य है। अगर हमारे पास पिकैक्स माउंटेन की जानकारी है तो वो तय चैनलों से पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री को खुद राष्ट्रपति तक पहुंचाने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि अगर वो इजरायली लीक थी, यही मेरी धारणा है, तो वो एक बहुत बड़ी गलती थी। और बेशक अगर ट्रंप से इसके बारे में पूछा जाता है तो वो इसका विरोध करेंगे। वो नहीं चाहते कि उन्हें नेतन्याहू से ये सुनना पड़े कि इजरायली खुफिया तंत्र के पास क्या जानकारी है, बल्कि कहना चाहते हैं कि मुझे सारी जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी से मिलती है। तो एक बार फिर, अगर वो जानकारी किसी इजरायली अधिकारी ने लीक की थी, ये सही नहीं था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये गलती और गलत उदाहरण था। आप सोचते हैं, आप जानते हैं, आप ये बात फैलाना चाहते हैं कि इजरायली खुफिया तंत्र को पता है, लेकिन असल में आप मीटिंग गलत तरीके से शुरू कर रहे हैं। ये कहने के बाद ऐसा लगता है कि अमेरिकी पक्ष और इजरायली पक्ष दोनों ही इस बैठक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन दोनों ही इसे एक बहुत बहुत अच्छी बैठक के रूप में बता रहे हैं। दोनों सहमत है कि ये एक अच्छी बैठक थी, जिससे लगता है कि बैठक सच में अच्छी रही। और अंत में आपने कहा कि जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ, कि ईरान ने जॉर्डन में उन ठिकानों पर हमला किया। चलो साफ साफ बात करते हैं। 13-14 दिन तक गोलाबारी चली, फिर कुछ दिन शांति रही, और अब ऐसा लग रहा है कि शायद हम फिर से गोलाबारी की स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन हमें देखना होगा कि ये कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन इस सारी गोलाबारी के दौरान ईरान ने अब तक सख्ती से ये फैसला किया है कि वो इजराइल को निशाना नहीं बनाएगा। उन्होंने निशाना बनाया, मैं गिनना चाहता हूँ। चलिए अपने दिमाग में खाड़ी का नक्शा सोचते हैं। उन्होंने कुवैत, बहरीन को निशाना बनाया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ओमान और जॉर्डन, लेकिन इजराइल नहीं। और वे इजराइल को निशाना क्यों नहीं बना रहे? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें हमसे प्यार हो गया है? उन्होंने हर्जल की किताबें पढ़ीं और सियोनवाद अच्छा लगा, बाइबल पढ़ी और यहूदी लोगों का इस भूमि से संबंध समझा। हाँ, या क्या उन्हें रोका गया है? क्या वे डरते हैं? और शायद उन्हें डरना भी चाहिए कि इजरायली सरकार बस एक बहाने का इंतजार कर रही है। वे किसी गलती का इंतजार कर रहे हैं ताकि इजरायल को असमानुपातिक जवाब देने का मौका मिले। माफ कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वकील। हाँ, कभी कभी जिसे असमानुपातिक प्रतिक्रिया कहा जाता है, वो भी अनुपातिक और जरूरी होती है। शायद प्रतिक्रिया के डर से वे क्षेत्र में सब पर गोली चला रहे हैं, लेकिन इजरायल पर नहीं।
सही है। वैसे मैं तो इसे इस्लामिक रिपब्लिक पर हमला कहूंगी, ईरान पर नहीं। ईरानी लोग, फिर से मुझे जोर देना है, हमें उन्हें शासन से अलग करना होगा, जो कि वैसे ने फिर से कैदियों और असंतुष्टों को फांसी देना शुरू किया है। तो आप जानते हैं, हमें ईरानी लोगों से कहना है कि हम जानते हैं कि आप लोग तकलीफ में हैं। ठीक है, ईरान मत कहो, ईरानी कहो। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी राय में इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ अनुपातहीन प्रतिक्रिया जैसी कोई चीज नहीं है। और मुझे बस ये कहने दो, हम ये रिकॉर्डिंग 29 जुलाई को कर रहे हैं, और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस क्षेत्र में चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। तो कौन जानता है कि जब तक ये पोस्ट किया जाएगा तब तक इस बीच क्या हो चुका होगा। और ये भी हम जानते हैं कि सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कल रात जवाबी कार्रवाई में ईरानी ठिकानों पर हमला किया था। फिर से, जब मैं रात और दिन कहती हूँ तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस समय क्षेत्र में हैं। अब दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि नेतन्याहू विरोधी कई आवाजों के दावों के उलट असल में वो उतने युद्धप्रिय नहीं हैं जैसा उन पर आरोप है कि वो सिर्फ हमला करना चाहते हैं। ये सच नहीं है। उन्होंने शॉन हैनिटी से भी यही कहा, कोई भी तरीका हो, बातचीत या कुछ और, मुझे नहीं पता। उनका मतलब है कि किसी भी तरह से उस शासन को गिराना, वहां से न्यूक्लियर हथियार हटाना और ईरान के काम करने के पूरे तरीके को बदलना, ये सब उनके लिए ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि ये सैन्य तरीकों से ही हो। मुसीबत ये है कि जेडी वांस और उनके दोस्त वहां कॉफ और कुशनर के साथ, उनके हास्यास्पद समझौता ज्ञापन के साथ, जो पूरी तरह ठप पड़ चुका है। और आप जानते हैं, इस्लामी गणराज्य कह रहा है, हाँ हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है हम कभी भी कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये छोटी सी चाल चल रही है, और हम जानते हैं कि नेतन्याहू उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वो ट्रंप प्रशासन से जुड़े किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत कूटनीतिक तरीके से बात करते हैं। नेतन्याहू पर जैसे उन पर आरोप लगना, और मुझे लगता है कि दुनिया भर में कई लोग उन्हें ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो बिना सोचे समझे तुरंत कार्रवाई करते हैं और दुश्मनों को मौका मिलने से पहले ही खत्म कर देते हैं। अगर वेस्टर्न फिल्मों से तुलना करें तो वो पहले गोली चलाते हैं, बाद में सवाल पूछते हैं। ये सच नहीं है। ये बात नेतन्याहू के आलोचक भी मानते हैं। जेरूसलम पोस्ट में काम करते समय आपके पूर्व सहयोगी एंशल तेफा थे, जिन्होंने नेतन्याहू की जीवनी लिखी, और वे उनके बड़े आलोचक हैं। वे नेतन्याहू के लिए शायद ही कभी कुछ अच्छा कहते हैं, लेकिन वो अपनी किताब में लिखते हैं कि नेतन्याहू सैन्य बल के इस्तेमाल में बहुत बहुत सतर्क रहते हैं। शायद इसलिए क्योंकि वो खुद भी युद्ध में थे और अपने आसपास लोगों को मरते देखा, या शायद इसलिए क्योंकि उनके भाई की भी युद्ध में मौत हो गई थी। वो हमारे युवा सैनिकों की जान जोखिम में डालने को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं, बहुत सतर्क। मुझे लगता है उनकी छवि ऐसी है कि वो सुबह के नाश्ते में फिलिस्तीनी बच्चों को खा जाते हैं। ये इजराइल की प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत फायदेमंद है, और ये अच्छा है कि हमारे दुश्मन हम पर हमला करने से डरते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, यही एकमात्र कारण है कि ईरान आज इजराइल पर हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि वे हमारी प्रतिक्रिया से डरते हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई नेतन्याहू के इतिहास को वास्तव में देखे तो वो आईडीएफ का उपयोग करने के तरीके में बहुत सतर्क रहे हैं। सही है ना? वो बिना सोचे समझे कदम उठाने वाले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि इसके उलट बहुत सोच समझ कर चलने वाले हैं। हम ये उनके रिकॉर्ड से जानते हैं। आपने जो बड़ा मुद्दा एमओयू के बारे में उठाया, और आपने उपराष्ट्रपति के बारे में बात की, और आपने अन्य राष्ट्रपति सलाहकारों के बारे में भी बात की। आखिरकार ये ट्रंप का ही फैसला था। उन्होंने एमओयू चुना, और मुझे लगता है कि नेतन्याहू को उस बैठक में राष्ट्रपति से ये कहना चाहिए था, जो 80 मिनट चली थी, कि एमओयू के तहत 60 दिनों तक जलडमरू मध्य खुले रहते, और फिर उस दौरान हम ट्रंप के शब्दों में ईरानी परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए बातचीत करने जा रहे हैं, ताकि ईरानी किसी न किसी तरह से अपना कार्यक्रम खत्म कर दें। उनके पास कूटनीतिक तरीके से ऐसा करने के लिए समझौते पर पहुंचने के लिए 60 दिन थे। हमने देखा है कि कोई भी परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि मूल एमओयू है जिसमें कहा गया था कि जलदमरू मध्य खुले रहेंगे। ईरानियों ने तुरंत उसका उल्लंघन किया और जलदमरू मध्य में समस्याएं पैदा कर दी। यही असली बात है। तो हर कोई जलदमरू मध्य और उन्हें खोलने की शर्तों के बारे में बात कर रहा है। कोई भी असली मेहनत के बारे में बात नहीं कर रहा। असली मुद्दा परमाणु मसला है, जैसा नेतन्याहू ने शॉन हैनिटी से कहा। वही सबसे अहम मुद्दा है, और इसलिए मुझे लगता है कि नेतन्याहू को बैठक में इस बात पर जोर देना पड़ा कि खाड़ी में जो भी हो, जलडमरू मध्य में जो भी हो, तेल के आवागमन में जो भी हो, खाड़ी देशों से बाहर जाने वाले तेल के साथ जो भी हो, हाँ, सबसे अहम है असली मुद्दे, यानी ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर ध्यान देना। हर चीज उसी मुद्दे पर निर्भर है।
मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग सिर्फ तेल और जलडमरू मध्य में आवाजाही पर ध्यान दे रहे हैं, अगर ईरान के पास बम आया, भगवान ना करे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से अगर उनके पास कभी बम आ गया, सोचिए वे तेल के जरिए ब्लैकमेल करने के लिए क्या कर सकते हैं और उन्हें कौन रोक सकता है। तब तेल की कीमत $100 प्रति बैरल नहीं होगी, ये $200 प्रति बैरल हो सकती है, ये $300 प्रति बैरल भी जा सकती है, क्योंकि परमाणु हथियार से ईरान वो सब कर सकता है जो अब नहीं कर पाता। वो जलडमरू मध्य बंद कर सकता है और अपनी सभी मांगें रख सकता है। पश्चिमी देशों में तेल कीमत को लेकर चिंतित लोगों को जानना चाहिए कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया तो हालात बहुत 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 ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे सही तरीके से संभालें। और नेतन्याहू, मुझे पूरा यकीन है, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से ये बात कही होगी। नज़र हमेशा मुख्य लक्ष्य पर होनी चाहिए और वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। सही है, लेकिन आप जानती हैं क्या, ट्रंप भी ये जानते हैं। और ट्रंप, उन्होंने कहा कि एमओयू बेकार है और इसका कोई मतलब नहीं। वही थे जिन्होंने कहा था कि ये खत्म हो चुका है। ये ठीक उनके शब्द नहीं थे, पर आप समझ रही हैं, उन्होंने पहले ही कर दिया था। वो उन्हें ऐसा करने दे रहे हैं और बार बार वही दोहराते हैं। वो हमसे बात करने को बेताब हैं और बात करने की भीख मांग चुके हैं। हाँ, सौदा करते हैं पर निभाते नहीं। वो बार बार ऐसी बातें कहते रहते हैं। अब ट्रंप के कुछ कहने, फिर उसका उल्टा कहने, ट्वीट करने और ऐसी चीजें करने का एक फायदा ये है कि इससे तेहरान भी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, इससे इजराइल कंफ्यूज होता है, ये हम जानते हैं। इससे अमेरिकी लोग भी कंफ्यूज होते हैं, ये भी हम जानते हैं। इससे दुश्मन कंफ्यूज होता है, ये अच्छा है। जैसा आपने कहा, अच्छा है। उन्हें अनुमान लगाते रहने पर मजबूर रखना चाहिए और वे घबराए हुए हैं। और हर बार जब वो ऐसा सोचते हैं, ट्रंप असल में कमजोर हैं और वे हमला करना शुरू कर देते हैं। और वे खाड़ी देशों को भी कमजोर मानते हैं, क्योंकि वे लगातार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, वे हमेशा उन्हें निशाना बनाते हैं, खाड़ी देशों को। वे ऐसा कर रहे हैं और ट्रंप को परख रहे हैं। हर बार वो कहते हैं, ठीक है, फिर से बातचीत करेंगे। मैंने देखा कि रिपब्लिकन जो युद्ध के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वे रिपब्लिकन जो ट्रंप का समर्थन करते हैं और युद्ध के पक्ष में थे, वे बहुत बहुत निराश हैं। मैं ये सोशल मीडिया पर हर जगह देखती हूँ, कहते हुए वो क्या कर रहे हैं और वो काम पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं और वो काम पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। अब हम बिल्कुल ठीक से नहीं जान पाएंगे कि क्या ये सब रणनीतिक था या ये सिर्फ ट्रंप की बातें थीं। जब तक हम पीछे मुड़कर बात नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बात हम जानते हैं, मुझे इजरायली वामपंथ पर टिप्पणी करनी है, ठीक है? क्योंकि जब आप कहते हैं कि लीक हो रहा है और ये सब, और आप कहते हैं शायद कोई इजराइल से, शायद कोई न्यूयॉर्क पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह को लीक कर रहा है। हमारे यहाँ रोनन बर्गमैन जैसे इजरायली ईरान विशेषज्ञ हैं जो इजरायली प्रेस में लिखते हैं और वे न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी लिखते हैं। और यही बात बराक रावत के साथ भी है। वे एक्सियोस के साथ हैं, वे येदियोत अहरोनोत और चैनल 12 से भी जुड़े हैं। और ये दोनों लोग जो ईरान और अमेरिका इजराइल संबंधों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, नेतन्याहू से नफरत करते हैं। और वैसे वे ट्रंप को भी ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन जो चीज उन्हें पसंद है वो है कहना, हमें ये पता है, इस स्रोत ने हमें ये बताया और उस स्रोत ने हमें वो बताया। और जब गुमनाम स्रोत होते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप उसे चुनौती नहीं दे सकते। और इसलिए मैं हमेशा इन लीक और ऐसी चीजों पर भरोसा करने में हिचकिचाती हूँ। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ये लीक जानबूझकर दुश्मन को धोखा देने के लिए की जाती हैं, जैसा कि हमने पहले बीपर ऑपरेशन और इन सब में देखा था। बस एक आखिरी बात, ये लिंडसी ग्राहम का अंतिम संस्कार था। ये इंटरव्यू जो नेतन्याहू ने सीन हैनिटी को दिया था, असल में वो अंतिम संस्कार से सीधे स्टूडियो आए थे वो इंटरव्यू करने के लिए। और एक बात जो हमने पिछले हफ्ते सुनी, कुछ टेप रिकॉर्डिंग्स थी। ये भी एक वीडियो था जिसमें लिंडसी ग्राहम अपने ऑफिस में स्पीकर फोन पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात कर रहे थे पिछले साल, मुझे नहीं पता, कुछ महीने पहले। वो स्पीकर फोन पर था। हमने नेतन्याहू की आवाज सुनी और लिंडसी ग्राहम को देखा। और लिंडसी ग्राहम ने कहा, मैं जल्द ही ट्रंप से बात करूंगा और उसे आपका साथ देने के लिए मनाने की कोशिश करूंगा, आपकी वायुसेना लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला करने में। और नेतन्याहू ने उनसे कहा, ये एक दिलचस्प प्रस्ताव है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगी। हमें पहले ईरान से निपटना होगा और एक समय में एक चीज पर फोकस करना चाहिए। हिजबुल्लाह अभी नहीं,
हम इस समय लेबनान में अमेरिकी सेना, वायुसेना और इजरायली वायुसेना को शामिल नहीं करना चाहते। यही उनकी सतर्कता का कारण है। और ये लिंडसी ग्राहम थी जिन्होंने कहा, चलो करते हैं, चलो इसे शुरू करते हैं। और फिर लिंडसी ने कहा, आपने एक दिलचस्प बात कही। उनकी आपस में बहुत दोस्ताना बातचीत हुई, लेकिन वो ट्रंप को फोन करने को तैयार थे और कहने वाले थे, आगे बढ़ो। अगर आप लेबनान का जिक्र करें, मुझे लगता है कि ईरान और परमाणु खतरा व्हाइट हाउस बैठक में दोनों नेताओं के बीच अहम मुद्दा रहे होंगे। लेबनान का मुद्दा भी उठ सकता था। पिछले हफ्ते लेबनान के राष्ट्रपति, जो हिजबुल्लाह के समर्थक नहीं हैं, वो व्हाइट हाउस में थे। क्या लेबनान ट्रैक पर हिजबुल्लाह के मुद्दे को लेकर कुछ हो रहा है ताकि खतरे से बेहतर निपटा जा सके और इजराइल लेबनान शांति की ओर बढ़ा जा सके? ये भी चर्चा के एजेंडे में रहा हो सकता था। हाल ही में लोग सीरिया के मुद्दे पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सीरिया के साथ शांति समझौते की कोई संभावना है, लेकिन क्या सुरक्षा व्यवस्था पर समझौता संभव है? 1974 में किसिंजर ने एक सुरक्षा व्यवस्था कराई थी जो प्यार नहीं बल्कि निरोधक क्षमता पर आधारित थी। और सच तो ये है कि 1974 से लेकर सीरियाई गृह युद्ध तक गोलान हाइट्स की सीमा बहुत शांत थी, लगभग पूरी तरह शांत, क्योंकि सीरियाई लोग उस समझौते को बनाए रखना चाहते थे। क्या नए सीरियाई नेता से कोई और सुरक्षा समझौता संभव है? और तीसरी बात, सऊदी अरब फिर चर्चा में है क्योंकि अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातें हो रही हैं। ट्रंप ने कहा कि परमाणु समझौता सामान्यीकरण पर ही मिलेगा। लोग फिर सामान्यीकरण की बात कर रहे हैं। सामान्यीकरण इजराइल के साथ, इजराइल के इसे साथ, स्पष्ट हाँ। कर दें। इजराइल सऊदी अरब सामान्यीकरण और अब्राहम समझौतों का विस्तार राष्ट्रपति देखना चाहते हैं। और क्या यह भी संभव है कि यह मुद्दा उठा हो? मेरा मतलब है, काश उस बैठक की अंदरूनी बातें सुनने का मौका मिलता, क्योंकि मैंने देखा कि नेतन्याहू जब इजराइल से वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए तो उन्होंने ईरान के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने शांति के दायरे को बढ़ाने के अवसरों के बारे में भी बात की। और आमतौर पर जब नेतन्याहू कुछ कहते हैं तो आप जानते हैं वो किसी न किसी आधार पर ही होता है। उन्हें यह कहने की ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ कह सकते थे कि हम इजराइल की रक्षा करेंगे और ईरान को बम हासिल नहीं करने देंगे, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि शायद लेबनान, सीरिया या सऊदी मोर्चे पर कुछ होगा। नेतन्याहू और ट्रंप शांति के लिए बड़ी सफलता पर काम कर रहे हैं। और आखिरकार, अगर आप इन तीनों में से किसी एक, दो या सभी के साथ कोई समझौता कर लेते हैं, ये हमास, हिजबुल्लाह, क्रांतिकारी गार्ड्स और ईरानी नेतृत्व जैसे कट्टरपंथियों पर राजनीतिक जीत होगी। वे शांति और सहयोग के खिलाफ है। अगर हम अमेरिकी मदद से और अरब देशों से समझौते करें तो वो असली जीत होगी। आप जानती हैं मैं शांति शब्द के बारे में क्या सोचती हूँ जब हम विश्व युद्ध में हैं। मैं हमेशा कहती आई हूँ, मुझे पता है आपका नजरिया अलग है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप शांति शब्द सुनते हैं, झुक जाओ, ठीक है? इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल पसंद नहीं करता। हाँ, कुछ अच्छे सहयोग समझौते हैं, हाँ, कभी कभी शांति भी होती है, ठीक, लेकिन अभी सऊदी अरब की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी, या आप जानती हैं वो अब्राहम समझौतों में कभी शामिल होने वाला क्यों नहीं था? उनकी एक खूबी ईरान विरोधी धुरी होने के अलावा और इजराइल के साथ शानदार सहयोग। इसकी मुख्य खूबसूरती में से एक ये थी कि पहली बार हम सब ये साबित कर सकते थे कि एक फिलिस्तीनी राज्य ही क्षेत्र में अरबों और इजराइल के बीच शांति का रास्ता नहीं है। ये वामपंथियों का झूठ था। कोई शांति नहीं। शांति का रास्ता फिलिस्तीनियों के हाथ में है, ठीक है? अब जब बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप के पहले कार्यकाल के बाद सत्ता संभाली, उसने अब्राहम समझौतों को नष्ट करने की कोशिश की। नेगेव शिखर सम्मेलन व अन्य बैठकों में फिलिस्तीनी प्रतिनिधि बुलाकर। ये बस घिनौना था। अब सऊदी अरब अभी भी उसी स्थिति पर कायम है। ऐसा नहीं है कि सऊदी लोगों को फिलिस्तीनियों की कोई खास परवाह है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी अरब देश उनकी परवाह नहीं करता। अब हमें ये साफ पता चल गया है, क्योंकि गजा युद्ध के दौरान एक भी देश ने महिलाओं और बच्चों को शरण देने के लिए सहमति नहीं दी, ठीक है? तो ये मत कहिए कि वे फिलिस्तीनी राज्य की परवाह करते हैं, वे नहीं करते, लेकिन वही उनकी पश्चिमी मानसिकता में दाखले का जरिया है। तो खैर, एक अच्छी बात ये थी कि ट्रंप ने कहा कि वो सऊदियों के साथ एक सौदा करने जा रहे हैं। इजरायली घबरा गए और फिर उन्होंने कहा, रुको, लेकिन उन्हें करना होगा, बशर्ते कि वे अब्राहम समझौतों में शामिल हों। हमने कहा ठीक है, और यही हमें तुर्की तक ले आता है। उन्होंने कहा कि वो तुर्की को F-35 बेचने जा रहे हैं, और फिर तुर्की इजराइल का घोर दुश्मन है और ट्रंप बार बार कहते रहते हैं, एर्दोआन मेरे मित्र हैं, तुर्की मेरा सहयोगी है, और इसलिए हम घबरा गए। क्यों? क्योंकि वो विमान वो पता नहीं चलते।
वे दुश्मन के किसी भी प्रक्षेपण का पता लगाने में मदद करते हैं। ये इजराइल के लिए बेहद खतरनाक है। लेकिन फिर ट्रंप ने दोबारा कहा, नहीं, उन्होंने कहा कि वे अमेरिकी शर्तें पूरी नहीं कर पाए हैं, इसलिए विमान नहीं मिले हैं। फिर भी उन्होंने इस बैठक से ठीक पहले कहा, माफ कीजिए, तुर्की को इजराइल पसंद नहीं, पर वे मेरे दोस्त हैं। तो हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन हमें एक बात पता है कि जब आप शांति की बात करते हैं, शांति का दायरा, एक सेकंड रुकिए, पहले युद्ध जीते, फिर शांति के दायरे की बात करें, ठीक है? इस मामले पर यही मेरी राय है। तो मैं ज़रूरी नहीं कि आपकी हर बात से असहमत हूँ। मुझे लगता है युद्ध जीतना शांति के दायरे का विस्तार करने के बाद ज़रूरी है, क्योंकि हिजबुल्लाह के तबाह होने से लेबनान अब इजराइल से शांति समझौता कर सकता है। जब हिजबुल्लाह के पास सारी ताकत थी, तब ऐसा संभव नहीं था। आप शांति समझौता नहीं कर सकते थे। सीरिया में भी यही है। अगर हमने असद और नई सरकार के बीच बदलाव में उसकी सेना को ख़त्म नहीं किया होता, तो नई सरकार से सुरक्षा समझौता नहीं कर सकते थे। और इस तथ्य के बीच कि अब ईरान असद सरकार के जरिए सीरिया को नियंत्रित नहीं करता, दूसरे शब्दों में, इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए इजराइल की सैन्य जीत एक पूर्व शर्त है। सऊदी अरब के साथ भी यही बात है। अगर सऊदी लोग इजराइल के साथ शांति चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि, जैसा कि मैंने पहले मजाक में कहा था, उन्होंने अचानक हर्जल को पढ़ लिया और ज़ायनिस्ट बन गए। ऐसा नहीं है कि सऊदी लोगों ने बाइबल पढ़ी और कहा कि यहूदी लोगों का यहाँ अधिकार है। ये इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब का रणनीतिक हित इजराइल को सहयोगी बनाने में है। क्योंकि इजराइल मजबूत है, किसी को भी कमज़ोर सहयोगी की ज़रूरत नहीं होती, और इसलिए मैं बिल्कुल मानता हूं कि सैन्य जीत उन चीज़ों के लिए एक पूर्व शर्त है जो हम करना चाहते हैं। लेकिन शायद क्योंकि हम युद्ध में सैन्य रूप से जीत रहे हैं, इसने पहले ही वो संभावना पैदा कर दी है जिसे हम पूरा होते हुए देखेंगे। लेकिन आपने सही कहा कि अरब देश, ये मेरे शब्द हैं, आपके नहीं, फिलिस्तीनी मुद्दे पर सिर्फ दिखावे के लिए समर्थन करते हैं, और वे वास्तव में फिलिस्तीनियों की मदद नहीं करना चाहते। और आपने तो यहाँ तक साफ साफ कहा, आपने कहा था कि उन्होंने गाजा से कई फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को स्वीकार नहीं किया। बड़ी संख्या में उन्होंने कुछ लोगों को स्वीकार किया, अस्पतालों के लिए और ऐसी दूसरी जरूरतों के लिए। और जब वे अस्पताल से बाहर आए, उन्हें वापस गाजा आना पड़ा। सही है। लेकिन आपको समझना होगा कि अरब दुनिया को फिलिस्तीनियों के साथ समस्या रही है। तो जॉर्डन ने बहुत से फिलिस्तीनियों को शरण दी और उन्होंने राजा के खिलाफ विद्रोह किया और देश को नष्ट करने की कोशिश की। हमने देखा कि कुवैत ने भी बहुत से फिलिस्तीनियों को शरण दी, और जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया था, वो कब हुआ था? पिछली सदी में नहीं, इस सदी में, पिछली सदी में। अचानक सभी फिलिस्तीनी सद्दाम के समर्थक बन गए और कुवैती सरकार के विरोधी हो गए। खाड़ी के लोग फिलिस्तीनियों से बहुत नाराज हो गए। लेबनान में 1970 के दशक में फिलिस्तीनी प्रभाव से लेबनान में गृह युद्ध शुरू हुआ। अगर आप मुझसे पूछें, क्या अरब सरकारें फिलिस्तीनियों को अंदर लाने से डरती हैं? हाँ, वे डरी हुई हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। जॉर्डन और कुवैत के लोगों से पूछिए, लेबनानी लोगों से पूछिए, यहाँ तक कि मिस्र वासियों से भी पूछिए। जब वे गजा वासियों को देखते हैं तो उन्हें हमास की याद आती है। हमास मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह है। वो वही लोग हैं जिन्होंने मिस्र पर कब्जा करने की कोशिश की थी और आतंकवादी हैं, है ना? तो अरब दुनिया, जब वे सिर्फ दिखावा करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, तो ये समझ से बाहर नहीं है। लेकिन मैं एक और बात से जुड़ना चाहूँगा जो आपने कही, और वो ये है कि आप जानते हैं, अब्राहम समझौते की सबसे बड़ी बात और गौरव ये था कि उन्होंने अरब देशों के साथ शांति स्थापित करने में फिलिस्तीनी वीटो को हटा दिया, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन मैं यह तर्क दूंगा, और मैं यह उन सभी लोगों से कहता हूं जो मध्य पूर्व में शांति में विश्वास रखते हैं, कि यह अभी संभव नहीं हो सकता, लेकिन वे सोचते हैं कि यह भविष्य में कभी संभव हो सकता है। अगर इजराइल और अधिक अरब और मुस्लिम देशों से शांति स्थापित करता है, और इतिहास की यही प्रवृत्ति दिखती है। हम समय के बारे में निश्चित नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये कितनी जल्दी होगा। अभी हमारे पास शांति है। क्या ये आधा दर्जन अरब देशों के साथ है? क्या वो जल्द ही दर्जन भर हो जाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? क्या वह 18 हो सकता है? हाँ, संख्या बढ़ेगी। मुझे लगता है उन सभी के लिए जिनका दिल फिलिस्तीनियों के लिए दुखता है ना? जिनकी नेतृत्व ने कभी भी शांति के लिए इजराइल के साथ गंभीरता से बातचीत नहीं की। और हमने देखा कि उन्होंने 7 अक्टूबर की निंदा करने में भी असफलता दिखाई। हाँ, बस ये चीख कर सामने आता है। मैं वेस्ट बैंक के तथाकथित मध्यमार्गी फिलिस्तीनियों की बात कर रहा हूं। अगर आप निंदा नहीं कर सकते तो चेहरा बनाने की जरूरत नहीं, रूथी। वेस्ट बैंक में तथाकथित मध्यमार्गी फिलिस्तीनी, अगर आप 7 अक्टूबर की निंदा नहीं कर सकते तो आप किस तरह के अमन के साझेदार हैं? आप बलात्कार की निंदा नहीं कर सकते, आप नरसंहार की निंदा नहीं कर सकते, आप सिर काटने की निंदा नहीं कर सकते, आप बंधक बनाए जाने की निंदा नहीं कर सकते। ये सारी बातें जिनकी वे निंदा नहीं कर सके, और इसलिए ज्यादातर इजरायली नहीं मानते कि हमारे पास अमन के लिए कोई साझेदार है। लेकिन शायद जैसे जैसे और ज्यादा अरब देश इजराइल के साथ शांति स्थापित करते हैं, जैसे जैसे और ज्यादा मुस्लिम देश इजराइल के साथ शांति स्थापित करते हैं, क्या इससे भविष्य में फिलिस्तीनियों की सोच बदल सकती है? आज या कल नहीं, लेकिन आगे चलकर।
क्योंकि वे खुद को अरब और मुस्लिम दुनिया का हिस्सा मानते हैं। अगर अरब और मुस्लिम देश इजराइल के लिए खुले तो क्या इससे फिलिस्तीनियों को भविष्य में कोई मौका मिल सकता है? क्या इससे वे अपनी ऐतिहासिक नफरत, दुश्मनी और इसराइलियों से समझौता न करने की जिद को फिर से परिभाषित कर सकते हैं? सुनिए, कुछ भी संभव है। ये सब मेरे मरने के बाद होगा। चाहें तो कोशिश कर सकते हैं। एक वीजा बोर्ड का इस्तेमाल करके मुझे बता देना अगर ऐसा कभी हुआ तो। मुझे ये अपने जीवन में होता नहीं दिखता। जब आप कहते हैं कि इसके साथ ज्यादा शांति हो रही है, तो मुझे हमेशा उस पर शक होता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है? मुझे अच्छा होने पर शक नहीं है। मान लीजिए ऐसे गठबंधन जो सुरक्षित हैं, लेकिन अगर आप लेबनान को एक उदाहरण के रूप में लें, लेबनान के राष्ट्रपति, भले ही इजराइल और लेबनान ने लेबनान से हिजबुल्लाह को बाहर करने का समझौता किया है और हिजबुल्लाह ने उस देश को तबाह कर दिया है, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात करने से भी इनकार करते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि कोई और मुझसे ये कहे, देखो तुम जानती हो उससे अपनी हत्या हो जाने का डर है, लेकिन तुम जानती हो सादात की हत्या तब कर दी गई थी जब उन्होंने इजराइल के साथ शांति स्थापित की थी। बिल्कुल, सादात, यहाँ तक कि सादात जिन्होंने इजराइल के साथ शांति स्थापित की थी, उन्हें बड़ी जमीनी रियायत हासिल करनी पड़ी थी। ठीक है, मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ, आप जानती हैं, मेरे लिए वहाँ शांति नहीं जहां वो आदमी उससे फोन पर बात भी ना करे। वो अब भी कह रहा है कि इजराइल को हमारे देश से जाना चाहिए। सच में इजराइल को तुम्हारे कंट्री से जाना चाहिए। इजराइल को धन्यवाद दो कि उन्होंने हिजबुल्लाह आतंकियों को मारा, जिनमें से कई तो तुम्हारी अपनी सेना में भी हैं, और तुम खुद भी ये नहीं कर सकते। तुम्हारी सेना हिजबुल्लाह से भरी हुई है। तो आप जानते हैं, मैं उस समझौते के पूरी तरह से पक्ष में हूँ जो लेबनान और इजराइल के बीच हो रहा है। कोई गलतफहमी ना रहे, मैं इसके पक्ष में हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे मन में इसके और राष्ट्रपति आउन के लिए झूठी उम्मीदें नहीं हैं। तो मैं कहूँगा कि राष्ट्रपति का बचाव करना मेरा काम नहीं है। मेरा मानना है कि वो बहुत सतर्क रहना चाहते हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये साफ है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये साफ है कि उनका लक्ष्य ये है कि लेबनान की सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ चाहते हैं कि लेबनानी सेना फिर से एकमात्र सशस्त्र बल बने। क्या ये सही है? कौन सा देश है जिसकी ज़मीन पर इस तरह की स्वतंत्र विदेशी सेना मौजूद है? जैसे कि आप जानते हैं, हिजबुल्लाह लेबनान की ज़मीन पर ईरान के प्रॉक्सी बल के रूप में रहा है। वो ये सियोनिस्ट होने के कारण नहीं, बल्कि लेबनानी देशभक्त होने के कारण कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा मतलब है, आप जानते हैं, जब मैं इतने सालों तक सरकार में था तो हमेशा ये असंगति रहती थी कि अरब लोग सार्वजनिक रूप से क्या कहते हैं और जब दरवाजे बंद होते हैं तो क्या कहते हैं। मुझे याद है, आप जानते हैं, जब मैं अरब नेताओं के इंटरव्यू देखता था जो अमेरिकी या ब्रिटिश प्रधानमंत्री या फ्रांसीसी राष्ट्रपति से मिलते थे। वे कहते थे कि हम फिलिस्तीनी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन असल में बंद कमरे में इसका शायद ही जिक्र होता था। उनका ध्यान ईरान या अन्य मुद्दों पर रहता था। और इसलिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि दुर्भाग्यवश यही खेल का नियम है। अक्सर जो सार्वजनिक संदेश होता है और जो लोग दरवाजे बंद होने और कैमरे बंद होने पर असल में कहते हैं, उसके बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। लेकिन अब हम अपने पॉडकास्ट के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, बस एक सेकंड रुकिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि उल्टे वाले में जो आपने कहा, बंद दरवाजों के पीछे भाषा अलग है। हाँ। जो हमने अरबों के साथ और खासकर फिलिस्तीनियों और सभी अरबों के साथ देखा है, वो ये है कि जब वे पश्चिम से अंग्रेजी में बात करते हैं तो कुछ और कहते हैं, और जब अरबी में वे वही कहते हैं जो वे सच में कहना चाहते हैं। तो ये सिर्फ एक तरफा नहीं है, ये दूसरी तरफ भी काम करता है, मार्क। तो जैसे कि आप सही कह रहे हैं, हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम इस प्रसारण को बिना धन्यवाद दिए समाप्त नहीं कर सकते। बॉय जॉर्ज को एक बहुत बड़ी सराहना उनके अद्भुत गाने के लिए जो उन्होंने कल या परसों रिलीज किया। 7 अक्टूबर नोवा फेस्टिवल और हमास नरसंहार के बारे में। और हम उन्हें इतनी बड़ी सराहना क्यों देते हैं? क्योंकि वो एक मंच कलाकार हैं और हर कोई, उनके सभी दोस्त इस इंडस्ट्री में उनके खिलाफ आ गए, जैसे कि वे करते हैं। सभी यहूदी विरोधी अचानक सामने आ गए। मैं आपको उस गाने के कुछ बोल पढ़कर बताना चाहूंगी कि इजरायली लोग क्यों खुश हैं, और वैसे ये दुख की बात है कि हमें इसकी सराहना करनी पड़ रही है। ठीक है, जो वो कह रहे हैं वो तो बहुत साफ बात है। वैसे वो यहूदी नहीं बल्कि ब्रिटिश हैं और उनका आयरिश कैथोलिक बैकग्राउंड है। गाने का नाम है वी विल डांस अगेन। ये नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से जुड़ा है। तुम कहते हो नरसंहार, मैं कहती हूँ युद्ध। हमले के समय सेना आपकी सुरक्षा के लिए है। क्या ये भयानक हो जाता है?
बिल्कुल होता है। जब मुझे पता है आप हम सबको मारना चाहते हैं, आप 7 अक्टूबर का जिक्र नहीं करते। युवाओं का पैरों से सटाकर बलात्कार किया गया, नाचने के जुर्म में बेरहमी से हत्या कर दी गई। आप यहूदियों की निंदा करते हैं, लेकिन आपकी याददाश्त चुनिंदा है। संगीतकार झंडे पकड़े हुए, भेड़ों की तरह मुंह चलाते हुए। इंटरनेट से फैलाई गई प्रोपेगेंडा इतनी कमजोर लगती है। मुझ पर भरोसा करो, हम फिर से नाचेंगे और युद्ध नहीं होगा। अगर कभी उलझन हो, याद रखना मैं यहूदियों के साथ हूँ। मुझे बहादुर महसूस नहीं हो रहा है। मुझे बस एक इंसान की तरह व्यवहार करना है। वह अंत में इब्रानी भाषा में खत्म करता है और उसका उच्चारण अच्छा है। वह इसे इस पर खत्म करता है। इसका मतलब है युद्ध जब वे तुम्हें मारने आते हैं, और इसका मतलब है कि तुम कहते हो नरसंहार। मैं कहती हूँ युद्ध जब वे हमें मारने आते हैं। मैं फिर कहना चाहती हूँ, हम तुमसे प्यार करते हैं बॉय जॉर्ज। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं जोड़ना चाहता हूँ हाँ कि दुर्भाग्यवश प्रगतिशील कलात्मक हलकों में इजराइल को घृणित माना जाता है, इजराइल को दुष्ट कहा जाता है, और जो तरह तरह की मिथकें हैं आप जानते हैं। नाजियों ने यहूदियों के बारे में संस्कृति में और इस तरह की बातें की थी, और यहाँ कुछ भी आप जानते हैं इजराइल समर्थक लोगों को बैन कर दिया जाता है, लोगों का बहिष्कार किया जाता है। इससे उन्हें चोट पहुंचती है, इससे उनके प्रदर्शन पर असर पड़ता है। पहले कलाकार इजराइल में प्रस्तुति देना चाहते थे, लेकिन आक्रामक अभियानों के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। कहा गया कि अगर आप इजराइल में प्रस्तुति देते तो वगैरह वगैरह। बॉय जॉर्ज सही काम कर रहे हैं। ये अफसोस की बात है ना कि उनके जैसे बहुत कम लोग हैं। लेकिन शायद हवा या इजराइल विरोधी, यहूदी विरोधी, ज़ायनिज़्म विरोधी तूफान के खिलाफ खड़े होने के लिए उसके लिए बहादुरी, प्रतिबद्धता और नैतिक साहस चाहिए, और वो बॉय जॉर्ज में है। जैसा कि हम हिब्रू में कहते हैं, कोल हा कवोद। शाबाश बॉय जॉर्ज। आमीन। तो हम अगले हफ्ते वापस आएंगे। मैं उसका इंतजार करूंगा रूथी।